प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम लोग भारत की खोज पाठ में संकलित आर्यों का आना अध्याय का अध्ययन करेंगे। आप लोग मेरे वाचन को ध्यान पूर्वक सुनिए एवं मेरे अनुरूप वाचन करने का प्रयास कीजिए तथा साथ ही साथ कठिन शब्दों के अर्थों को अपनी नोटबुक में चिन्हित करते हुए चलिए ताकि उसके अर्थ को समझने में कठिनाई न हो। सिंधु घाटी सभ्यता के ये लोग कौन थे और कहाँ से आए थे, इसका हमें अब भी पता नहीं है। यह संभावना भी है कि इनकी संस्कृति इसी देश की संस्कृति थी। उसकी जड़ें और शाखाएं दक्षिण भारत में भी मिल सकती हैं। कुछ विद्वानों को इन लोगों और दक्षिण भारत को द्रविड़ जातियों एवं संस्कृति के बीच अनिवार्य समानता दिखाई पड़ती है। यदि प्राचीन समय में कुछ लोग भारत में आए भी थे तो यह घटना मोहनजोदड़ो के समय से कई हजार वर्ष पहले घटी होगी। व्यावहारिक दृष्टि से हम उन्हें भारत के ही निवासी मान सकते हैं। लेखक का कहना है कि हम लोग जो है ये आर्य जो समाज वाले जो लोग आए वे कौन थे, कहाँ से आए, कब आए, उसके संदर्भ में उनका मानना है कि ये बहुत ही पहले से यहाँ आए हुए हैं और इनकी भाषा संस्कृति हमारी संस्कृति भाषा से बिल्कुल तालमेल खाती है। अब हम लोग प्राचीनतम अभिलेख, धर्म ग्रंथ और पुराण के विषय में थोड़ा अध्ययन करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज से पहले यह समझा जाता था कि हमारे पास भारतीय संस्कृति का सबसे पुराना इतिहास वेद है। वैदिक युग के काल निर्धारण के बारे में बहुत मतभेद रहा है। यूरोपीय विद्वान प्रायः इसका समय बहुत बाद में मानते हैं और भारतीय विद्वान पहले। आजकल अधिकांशतः विद्वान ऋग्वेद और ऋचाओं का समय ईसा पूर्व 1500 मानते हैं, पर मोहनजोदड़ो की खुदाई के बाद से इन आरंभिक भारतीय धर्म ग्रंथों को और पुराना साबित करने की प्रवृत्ति बढ़ गई है। वस्तुतः यह हमारे पास मनुष्य के दिमाग की प्राचीनतम उपलब्ध रचना है। मैक्स मूलर ने इसे आर्य मानव के द्वारा कहा गया पहला शब्द कहा है। साथियों, वास्तव में आजकल यह जो ऋग्वेद है यह इसे हम प्राचीन काल से मानते हैं और जिसके आधार पर यह साबित होता है कि यह हमारा धर्म ग्रंथ बहुत ही पुराना है। भारत की समृद्ध भूमि पर प्रवेश करने के समय आर्य अपने साथ उसी कुल के विचारों को लेकर आए थे जिससे ईरान में अवेस्ता की रचना हुई थी। भारत की धरती पर उन्होंने उन्हीं विचारों का पल्लवन किया। वेदों और अवेस्ता की भाषा में भी अद्भुत साम्य है। कहा गया है कि वेद भारत के अपने महाकाव्यों को संस्कृत की अपेक्षा अवेस्ता के अधिक निकट है। साथियों, इसमें से कुछ शब्दों के अर्थ लिख लीजिए। समृद्ध, संपन्न, अद्भुत, अनोखा, साम्य,
समानता, पल्लवन विकसित, अपेक्षा, चाह। अब आइए हम लोग वेद के विषय में थोड़ा जानेंगे। वेद का अनुकरण वाचन में कर रहा हूँ। बहुत से हिंदू वेदों को प्रकाशित धर्म ग्रंथ मानते हैं। उनका असली महत्व इस बात का उद्घाटन करने के कारण है कि विचारों की आरंभिक अवस्था में मानव मस्तिष्क ने कैसे अपने को व्यक्त किया था। वह मस्तिष्क सचमुच कितना अद्भुत था। वेद की उत्पत्ति विद धातु से हुई है, जिसका अर्थ है जानना। अतः वेद का सीधा साधा अर्थ है अपने समय के ज्ञान का संग्रह। उनमें न मूर्ति पूजा है, न देव मंदिर है। वैदिक युग के आर्यों में जीवन के प्रति इतनी उमंग थी कि उन्होंने आत्मा पर बहुत कम ध्यान दिया। वे मृत्यु के बाद किसी प्रकार के अस्तित्व में बहुत अस्पष्ट ढंग से विश्वास रखते थे। पहला वेद यानी ऋग्वेद शायद मानव जाति की पहली पुस्तक है। इसमें हमें मानव मन के सबसे आरंभिक उद्गार मिलते हैं, काव्य प्रवाह मिलता है और प्रकृति के सौंदर्य और रहस्य के प्रति हर्ष उन्माद मिलता है। इसके अलावा हमें मनुष्य के उन साहसिक कारनामों का रिकॉर्ड मिलता है जो लंबे समय पहले किए गए। यहीं से भारत ने एक ऐसी तलाश आरंभ की जो उसके बाद कभी समाप्त नहीं हुई। साथियों, इसके अंतर्गत कुछ शब्द अर्थ के लिए है। साहसिक, साहस से भरा हुआ। कारनामों, कुछ कर्म, कुछ किए गए। और उद्गार, उत्पत्ति, आरंभिक, शुरू में। हर्षोन्माद, खुशी से झूम उठना, खुशी में मस्त हो जाना। प्रवाह, धारा। अब इससे हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले अनुच्छेद का वाचन। सभ्यता के उस काल में ही प्रबल और सहज कल्पना से संपन्न लोग जीवन में छिपे हुए अनंत रहस्यों को जानने के लिए सजग हुए। उन्होंने अपनी सहज आस्था के कारण प्रकृति के प्रत्येक तत्व और शक्ति में देवत्व का आरोप किया, पर इस सब में साहस और आनंद का भाव था। अपने आनंद और साहस के लिए प्रकृति के प्रति लोग बहुत ही झुके हुए थे। और प्रबल, शक्तिशाली, सहज, सामान्य, सजग, जागरूक, अनंत जिसका अंत न हो, आस्था, विश्वास, श्रद्धा, देवत्व, देवताओं से भरा, आरोप, दोष, शिकायत। साथ ही बहुत से परिश्रमी लेखकों ने इस ख्याल को बढ़ावा दिया है कि भारतीय लोग परलोक परायण हैं।
मैं समझता हूँ कि हर देश के निर्धन और अभागे लोग एक हद तक परलोक में विश्वास करने लगते हैं। जब वे क्रांतिकारी नहीं हो जाते। यही बात गुलाम देश के लोग पर लागू होती है। जिस प्रकार से अनपढ़ लोग, गवार लोग, निर्धन लोग अपनी आस्था जमाते हैं, लोगों के विश्वास में आते हैं, उसी प्रकार से कहा जाए तो वह देश भी गुलाम होता है जो इनके अनपढ़ों जैसा अपने हर मान्यताओं को सिर्फ परलोक प्रकृति से जोड़ करके मानते हुए बढ़ता हो। हमें भारत में भी और स्थानों की ही तरह विचार और कर्म की दो समानांतर विकसित होती धाराएं दिखाई पड़ती हैं। एक जो जीवन को स्वीकार करती हैं और दूसरी जो जिंदगी से बचकर निकल जाना चाहती हैं। अलग अलग युगों में काफ़ी बल एक पर होता है और कभी दूसरी पर, परंतु इतना निश्चित है कि वैदिक संस्कृति की मूल पृष्ठभूमि परलोकवादी या इस विश्व को निरर्थक मानने वाली नहीं है। जब भी भारत की सभ्यता में बहार आई तब ऐसे हर दौर में जीवन और प्रकृति में लोगों ने गहरा रस लिया, जीने की प्रक्रिया में आनंद लिया। ऐसे ही युगों में कला, संगीत और साहित्य, साथ ही गाने, नाचने की कला, चित्रकला और रंगमंच सबका विकास हुआ। साथियों, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर बिल्कुल वैदिक काल की तथ्यों को लेखक बड़े ही बखूबी से बताने का प्रयास किया है और अब उनका मानना है कि यह जो है वेद हमें बहुत काफ़ी तथ्यों से अवगत कराते हैं और इनकी बातों को हम अपने आचार विचार व्यवहार में उतारने की पूरी कोशिश करते हैं, जिससे कि हमारा जीवन निरंतर विकसित हो, हम विकास की तरफ बढ़ें और आगे उठें। इसी संदर्भ में जब भी भारत की सभ्यता में बहार आई तब ऐसे हर दौर में जीवन और प्रकृति में लोगों ने गहरा रस लिया, जीने की प्रक्रिया में आनंद लिया। ऐसे ही युगों में कला, संगीत और साहित्य, साथ ही गाने, नाचने की कला, चित्रकला और रंगमंच सब का विकास हुआ। इस बात को ग्रहण करना मुमकिन नहीं है कि कोई संस्कृति या
जीवन दृष्टि जिसका आधार परलौकिकता हो या जो विश्व को व्यर्थ मानती हो, वह सशक्त और विविधतापूर्ण जीवन की अभिव्यक्ति के इतने रूपों की रचना कर सकता है। कोई संस्कृति जो बुनियादी तौर पर परलौकिकतावादी होगी, वह हजारों वर्ष बनी नहीं रह सकती। वास्तव में साथियों, कुछ शब्दों के अर्थ को देखा जाए इसमें इस अनुच्छेद के अंतर्गत, तो कृपया उसे लिखा जाए। ख्याल, विचार, परलोक परायण, परलोक के विषय में सोचना विचारना, निर्धन, अभागे, कमजोर लोग, गरीब लोग, हद, सीमा, गुलाम, दास, समान अंतर रखने वाले, निरर्थक जिसका कोई अर्थ न हो, ले जो कला संस्कृति विकास, विविधतापूर्ण, विभिन्न प्रकार का, बुनियादी तौर पर बुनियादी बेसिक आधार। तो साथियों, इसको एक बार वाचन कीजिए, फिर कठिन शब्दों को लिखिए।